हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्णा डहरवाल और स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल डिजिटल बुक बाय केडी में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं, ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ पेपर को एक्सप्लेन करना ही नहीं है, बल्कि आप लोगों का जो इस एग्ज़ाम में मैथ्स के नाम से डरते हैं उस डर को भी ख़त्म करना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आप और भी इस टाइप के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पेपर है 19 अगस्त 2017 के 3 बजे वाले शिफ्ट का, मतलब 2017 के पहले दिन का ये पेपर है। हम इस पेपर के लगभग सभी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। ये सवाल है प्रायिकता का। इसे बनाना बहुत ही सरल है। जैसे प्रायिकता निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। एक थैले में 5 काली और 6 सफ़ेद गेंदें हैं और उसमें से 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंदें सफ़ेद है। सिर्फ इसमें ध्यान देना है कि गेंदें कैसी हो, सफ़ेद हो। तो प्रायिकता में सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पे टोटल गेंदें कितनी है। तो टोटल गेंदें होती 5 और 6, कितनी गेंदें हो गई आपकी 11, और 5 और 6 हो गई कितनी 11। और आपको ये देखना है कि निकाली गई गेंद कैसी होनी चाहिए, सफ़ेद। तो सफ़ेद गेंद कितनी है यहाँ पर 6 है। अब इसके बाद आगे सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान देना है कि गेंदें कितनी निकाली जा रही थी। तो गेंदें निकाली जा रही थी 2, इसलिए इसे लिखा जाता है कॉम्बिनेशन की मेथड से 11C2 और 6C2, यानी कि 11 में से 2 गेंदें निकाली जाती है तो वो दोनों गेंदें 6 में से ही निकलनी चाहिए, मतलब सफ़ेद होनी चाहिए। इसलिए अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए अब इसको रिवर्स मल्टीप्लाई में सॉल्व करते हैं। जैसे 6 गुणित 5 बटे 2 गुणित 1 पूरे के बटे 11 गुणित 10 बटे 2 गुणित 1। अगर नीचे 2 लिखा हुआ है तो हर एक को आप डबल डबल बार ही लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 गुणित 1 से 2 गुणित 1 हो गया कैंसिल, 6 पंचे हो गया आपका 30 और 11 गुणित 10 हो गया 110। 0 से 0 कैंसिल हो गया और आपका आंसर आ गया कितना 3/11, यानी ऑप्शन नंबर आपका आ गया 4। ये है इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है आपका सरलीकरण का, और ये बहुत सरल सवाल है क्योंकि इसमें 2 संख्याओं को जोड़कर एक तीसरी संख्या बनाना है जिसमें x और y के मान आपको बताना है। तो संख्या लिख लेते हैं। चाहे तो आप इसे ऑप्शन से भी बना सकते हो, लेकिन फिर भी हम इसे सॉल्व करके जरूर देखेंगे। 4 3x 5 6 7 प्लस 5 3 y 2 6, और इसे जोड़कर हमको संख्या क्या बनाना है 4 8 9 9 3। अब देखिए 7 प्लस 6 कितना होगा 7 और 6 हो गया आपका 13 की 3, हासिल का 1। 6 और 2 8, 8 और 1 9, यानी 9 कंप्लीट हो चुका है। अब 5 में ऐसा कितना जोड़े कि आपका 9 आ जाए, तो 5 में आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, यानी y का मान होगा कितना 4। तो 5 और 4 कितना हो गया अब 9, और फिर अगला भी अंक 9 है, मतलब 3 के साथ अब अपने को क्या जोड़ना पड़ेगा। तो 3 के साथ अब आप जोड़ोगे कितना 6 जोड़ोगे, तब जाके आपका आंसर आएगा 9। तो x का मान आपका आ गया 6 और y का मान कितना आ गया 4। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। ये सवाल है आपके औसत का, और ये बहुत ही सरल सवाल है आपका, क्योंकि इसमें लिखा है कि 14 के प्रथम 8 गुणांकों का औसत क्या होगा। इसका मतलब ये होता है कि 14 का पहाड़ा ही लिखना है आपको 8 बार। तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, मतलब आप ऐसा 8 बार पहाड़ा लिखोगे और उन सभी अंकों का क्या निकालोगे औसत। तो 14 8 कितना हो जाता है 8 चौके 32 की 2, हासिल का 3, 8 एकम 8 और 3 कितना होता है 11, मतलब 112 जो होगा आपका अंतिम पद होगा। तो औसत निकालने का बहुत सरल तरीका होता है। जब भी कोई सवाल आपका सीरीज से रिलेटेड हो और औसत निकालना हो तो आपको सिर्फ क्या करना है दोस्तों, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाले को जोड़कर 2 से भाग दे देना है, तो आपको उस सीरीज का औसत पता चल जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 14 धन 112 बटे 2, यहाँ से आपको एवरेज निकल कर आ जाएगा। 14 और 12 कितना हो जाएगा 126, 126 बटे 2, 2 से काट दीजिए, 2 छके 12, 2 तिया 6, मतलब आपका आंसर कितना आएगा 63। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। ये सवाल है दोस्तों आपका अनुपात एवं समानुपात का।
जिसमें दिया गया है कि 750 रुपये 750 रुपये को ए बी सी में बांटा गया है, जिसमें ए बी और बी सी के रेशियो अलग अलग दिए गए हैं, जिसमें आपको बताना है कि बी को कितने रुपए मिलेंगे। तो यदि ये दोनों के अलग अलग रेशियो दिए गए हैं तो आप क्या करेंगे, एक कॉमन रेशियो में बदलेंगे जिसमें ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी तीनों के कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं। तो ए बी का रेशियो क्या था 5:2, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5:2। और बी और सी का रेशियो क्या दिया गया आपका 7:13, तो यहाँ पे लिख दीजिए 7:13। अब दोस्तों क्या करना है, 7 के सामने के स्थान को आपको 7 से पुट कर देना है वैल्यू वहाँ पर, और 2 के सामने आपको 2 लिख देना है। तो अब क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7×35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। तीनों का रेशियो निकल कर आ गया 35, 14 और 26। तो 26 और 14 कितना हो जाएगा आपका 40, 40 और 35 कितना हो गया 75, यानी 75 भाग बराबर। अब टोटल अमाउंट रख देते हैं, तीनों का कितना था, तो तीनों का था 750 रुपये। तो एक भाग बराबर कितना हो जाएगा, 75 से 75 कट जाएगा तो 75 एकम 75, यानी यहाँ पे कितना हो गया आपका 10। तो एक भाग बराबर आ गया कितना 10। एक भाग बराबर अगर 10 आ गया तो आपको बताना किसका, बी का। तो 10 का गुणा इनमें कर दीजिए, तो ये आपका 350 हो गया। 14 में गुणा करेंगे तो 140 हो गया, और 26 में गुणा करेंगे तो 260 हो गया। तो आपको बताना है यदि बी का, तो बी का आ जाएगा आपका कितना 140। ये सवाल तो बहुत ज़्यादा ही सरल है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 12 लीटर के 20% विलेन में कितने लीटर एसिड होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 12 का 20% निकालना है। तो 0 से 0 कट गया, और 12 दूनी 24/10। अगर एक 0 है तो एक अंक के आगे दशमलव लगा दो, मतलब 2.4 लीटर। आपका आंसर आ गया ये सवाल है दोस्तों आपका सरलीकरण का। और इस टाइप के सवाल को बनाने का बहुत ही आसान तरीका होता है। अच्छे से देख लीजिए आप लोग कैसे बनाना है। जब सवाल में आपको 3 मेज 2 कुर्सी 2 मेज 3 कुर्सी मतलब नंबर्स को उलट दिया गया है, तो ऐसे सवाल को बनाना बहुत आसान होता है। कैसे बनाना है अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है मेज और कुर्सी दो चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मेज का M और कुर्सी का K। और अब देख लीजिए कितना लिखा है, 3 मेज और 2 कुर्सी, तो यहाँ पे मेज 3 कुर्सी 2, और इनका अमाउंट कितना है 215 रुपये। फिर लिखा है 2 मेज 3 कुर्सी 2 मेज 3 कुर्सी, और इनका अमाउंट कितना दिया गया है 250 रुपये। अब यहाँ पर 3 और 2 कितना 5 मेज का मूल्य आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, और 5 कुर्सी का भी मूल्य आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकालना है देखिए, यहाँ पर आपको 3 मेज, अगर मेज का निकालना है तो मेज का गुणा कर दीजिए 215 में। 3 मेज का गुणा करेंगे 215 में तो कितना हो जाएगा 645 रुपये होगा। और 2 का गुणा कर दीजिए किसमें 250 में, तो कितना हो जाएगा 250, और 2 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 500। दोनों के बीच का अंतर निकाल लीजिए, तो आ गया कितना 145। अब बात आती है 5 कुर्सी के लिए, तो कुर्सी के लिए निकालना है तो कुर्सी के नंबरों का गुणा करना है, तो 2 का गुणा कर दीजिए आप 215 में, तो 215 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 430, और 3 का गुणा कर दीजिए 250 में, यानी कितना हो गया 750। दोनों के बीच में अंतर निकालना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अंतर से मतलब रखना, प्लस माइनस से मतलब नहीं है। तो 750 और 430 के बीच में अंतर कितने का आ जाएगा आपका 320 का अंतर आ जाएगा। अब 5 मेज और 5 कुर्सी का टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 5 और 0 को जोड़ दीजिए तो 5, 4 और 2 हो गया आपका 6, 3 और 1 कितना हो गया 4। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 465। ये मेथड सिर्फ और सिर्फ नंबर के उलट पुलट होने पर ही लगती है, अन्य वाले में आपको विलोपन विधि या दूसरी मेथड लगाना पड़ेगा। ये सवाल आपका लाभ एवं हानि का है। यहाँ पर लिखा है कि एक दुकानदार ने 6 टन, ध्यान रखना दोस्तों, 1 टन बराबर जो होता है 1000 किलोग्राम होता है। 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 6 टन अगर उसने 1 रुपया 80 पैसे रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे, तो 6000 किलो खरीदा है उसने 1 रुपया 80 पैसा के हिसाब से, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसके बटे 100 लिख दीजिए, दशमलव हटा देंगे तो 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब ये दोनों 0 लिख देते हैं, और 18 गुणित 6 यानी कितना हो गया आपका 108, मतलब 10,800।
अब उसने बोला है कि 4.7 टन 2 रुपये के हिसाब से बेच दिया। तो 4.7 में 1000 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, दशमलव हट के यानी 700, यानी 4700 किलोग्राम उसने 2 रुपये के हिसाब से बेचा। तो टोटल कितने का होता है, 47 दूनी 94, मतलब कि 9400 रुपये का बेचा है उसने। खरीदा तो उसने 10,800 रुपये का था, अब उसने 4700 किलोग्राम बेच दिया है 9400 रुपये में। अब बोल रहा है कि यदि वह बचे हुए गेहूं को 2.5 रुपये के हिसाब से बेचे तो 6000 में से यदि 4700 उसने बेच चुका है तो बचा कितना, 1300। तो 1300 का गुणा कर देते हैं 2.5 रुपये, 2.5। तो 2.5 के अपन में क्या लिख सकते हैं, अपन 10 लिख सकते हैं, दशमलव हटेगा तो 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। अब 25 शून्यम शून्य, 25 तिया 75 की 5 हासिल का 7, 25 एकम 25 और 7 कितना होता है, 32, 3250 रुपये। यानी पहले बेचा 9400 रुपये, बाद में बेचा उसने 3250 रुपये। दोनों मिलाकर कितना हो रहा है, तो दोनों मिलाकर हो रहा है आपका कितना, 0 0 हो गया 0, 5 0 0 5, 4 और 2 हो गया 6, 9 और 3 कितना हो गया 12, 12,650 रुपये का आपका गेहूं बिका है। और ख़रीदे कितने में थे, 10,800। तो 10,800 इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल तो 0 ही होगा, 5 में से 0 गया तो 5 हो गया। यहाँ से एक उधार लिए, 16 में से 8 गया तो 8 हो गया। यहाँ बचा आपका 11, 11 में से 10 गया तो 1, 1850 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये सवाल तो बहुत सरल सवाल है क्योंकि इसकी कंडीशन ही बहुत छोटी है। इस सवाल को बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका सबसे सरल तरीका बताऊंगा जिससे आपका समय बचे। ये सवाल आपका अनुपात एवं समानुपात चैप्टर का है। ठीक है दोस्तों, देखिए 3a बराबर 4b बराबर 5c हो तो आपको पूछा जा रहा है कि a b c का अनुपात क्या होगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, कभी भी ऐसा जब भी कंडीशन होगी तो इन नंबरों का आप ले लीजिएगा एलसीएम। 3 चौके 12, 3 गुणित 4 गुणित 5, 3 चौके 12, 12 पंचे 60। अब आपको ए बी सी का पर्टिकुलर रेशियो पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, बटे में 60 60 60 सबके में भाग दे देना है। जैसे ए के साथ मल्टीप्लाई 3 का है तो 3 से भाग दे देना, बी के साथ मल्टीप्लाई 4 का है तो 4 से दे देना, सी के साथ मल्टीप्लाई 5 का है तो 5 से दे देना। 3 से भाग देने पर आपका हो जाएगा ये कितना, 20, 4 से भाग देने पर हो गया 15 और 5 से भाग देने पर कितना हो गया, 12। दोस्तों, इस टॉपिक का एक वीडियो मैं आपका आगे ज़रूर डालूंगा। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपको बस शॉर्ट तरीके से ये सवाल को कैसे सॉल्व करना है ये बता रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी यात्रा का 3/4 भाग चलने पर पाता हूँ कि मैंने 16 किलोमीटर चल लिया है। मुझे अभी कितनी और यात्रा तय करनी होगी। अगर उस व्यक्ति ने यात्रा का 3/4 भाग चल लिया है, मतलब कितने किलोमीटर चला है, 16 किलोमीटर, तो मान लेते हैं उसकी टोटल दूरी रही होगी x। x का 3/4 भाग बराबर लिख दिया अपन ने 16 किलोमीटर। अब यहाँ पर तिरक गुणा कर देते हैं तो 4 का तिरक गुणा हो जाएगा 16 में, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 16 चौके 64 और 3 आपका अंश में, तो इधर आके काय में हो जाएगा हर में। 64/3 मतलब हो गया 3 दूनी 6, 3 एकम 3 बचा 1, 1/3 किलोमीटर इतनी दूरी है। ठीक है, 21 से ही 1/3 किलोमीटर की टोटल दूरी है, जिसमें से 16 किलोमीटर उसने चल लिया है। तो अब मुझे कितनी और यात्रा करनी होगी, मतलब 21 से ही 1/3 में से 16 किलोमीटर घटा दीजिए। तो 21 में से 16 गया तो आपका आ गया 5 और 1/3 आपका शेष बचा है, इसलिए 5 से ही 1/3 किलोमीटर आपका आंसर आ गया, आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, ये देखिए अब सवाल आ गया है आपका आयु चैप्टर से। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि वर्तमान में एक माँ और बेटी की आयु का अनुपात 5:1 है। 6 साल बाद यह अनुपात हो जाएगा 3:1। तो आपको बताना है बेटी की वर्तमान आयु। तो दोस्तों देखिए, आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बनाना है। और कैसे बनाना है अच्छे से समझिए। माता और बेटी, माँ और बेटी दोनों की आयु का अनुपात कितना है, वर्तमान में है 5:1। ठीक है, वर्तमान में कितना है, 5:1। और 6 साल बाद यानी 6 साल के बाद
इनकी आयु का अनुपात हो गया 3:1। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, कभी भी इसको शॉर्ट में करना है तो पहले समझना जरूरी है कि बीच में अंतर कितना दिख रहा है अपने को 4 का, और यहाँ पर कितने अंतर दिख रहा है आपको 2 का। तो अंतर माँ और बेटी की आयु का अंतर कभी नहीं बदल सकता, चाहे वो कितने भी साल के बाद आयु पूछे, है ना। 2 भाइयों के बीच का अंतर अगर 2 साल है तो वो 50 साल बाद भी उनके बीच में अंतर 2 साल का ही होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अंतर 4 है और वो नीचे कितना है 2 का। तो अंतर बराबर करने के लिए इस 2 को 4 बनाने के लिए काय का गुणा करना पड़ेगा 2 का। तो 2 का गुणा यहाँ पर भी कर दीजिए 3 में और 1 में भी कर दीजिए। तो इनका रेशियो क्या आ गया, अब वर्तमान का रेशियो 5:1 होगा और 6 साल बाद का रेशियो हो जाएगा 2 दूनी 2 तिया 6 और 2 एकम 2। तो अब बताइए 5 से 6 भाग हो रही है माता की आयु 6 वर्ष में, तो 6 वर्ष में 5 से 6 हो गई, मतलब 1 भाग बराबर आपका आ गया 6 वर्ष। क्यों, क्योंकि 5 से 6 बढ़ रही है तो कितना 1 भाग बढ़ रही है, 1 भाग बराबर कितना लिख दिया अपन ने 6 वर्ष। आपको किसकी आयु बताना है, बेटी की वर्तमान आयु, तो बेटी की आयु आपका 1 भाग ही है, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया 6। ये सवाल भी आपका आयु चैप्टर का ही है। देखिए क्या बोला गया है, x और y की आयु का अनुपात कितना है 6:5। x और y की आयु का गुणनफल दिया है और आपको बताना है y की आयु। तो अब यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, कभी भी अगर गुणनफल वाली बात आती है तो आप डायरेक्ट रेशियो को नहीं रख सकते, रेशियो को एक कंप्लीट वैल्यू मानना पड़ेगा। और कंप्लीट वैल्यू मानने के लिए अब देख लीजिए x और y का रेशियो कितना दिया है 6:5। तो आप इसको 6k मान लीजिए और इसको 5k मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हो साथ में। तो 6 के आयु होगी x की और 5 के आयु होगी y की। अब दोनों की आयु का गुणनफल कितना है 30 है, तो 6k गुणित 5k बराबर कितना है 30। तो 5 से काट दिए तो 6 बार कट गया, 6 से 6 कट गया और आपका क्या हो गया k² बराबर कितना हो गया 1, पूरा कट गया है। तो k बराबर कितना हो गया आपका 1 हो गया। अगर k बराबर 1 है तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो 6 एकम 6 x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी कितनी आ गई 5 एकम 5। आपको किसकी बताना है यहाँ पर y की, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, आपका आंसर 5। ये सवाल है प्रतिशत का, ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखा है, असम में होने वाली बारिश में प्रति वर्ष 1% की कमी हो रही है। 2004 की तुलना में 2001 में वहाँ कितने प्रतिशत अधिक बारिश होती थी। तो दोस्तों अगर आप 1% कम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2001 में जो थी 100% रही होगी, तो 2002 में कितनी हो जाएगी, तो 2002 में हो जाएगी 1% कम, तो 100 का 1% एक ही होता है तो 99 हो जाएगी। 2003 में कितनी हो जाएगी, तो 99 का 1% होता है कितना 0.99, तो 0.99 कम होकर 98.01। और फिर 2004 में ये आपका इसका 1% फिर कम करेंगे तो 0.9801 कम होगा। तो दोस्तों ये आपके लिए और जटिल सवाल हो जाएगा, इसलिए ऐसे सवालों को जल्दी बनाना है तो लगभग वैल्यू मानकर चलें। कैसे लगभग मानना है चलिए मैं बता दे रहा हूँ। आप क्या करेंगे, हर बार जो है 1% ही कम करते चलें। जैसे 2001 में जो है 100 रही होगी मान लो प्रतिशत, तो 2002 में फिर 99, 2003 में फिर 98 और 2004 में फिर 97। तो 2004 की तुलना में 2001 में कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है या अधिक था, आपको यही बताना है। तो देखा जाए तो इन दोनों के बीच में कितने का 3 का अंतर आ रहा है। तो अब यदि अपने को प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, 97 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए क्या गुणा करते हैं 100 का, 3/97 गुणित 100, तो ये हो जाएगा आपका 300/97। अब 97 से भाग दे दीजिए, 97 से 3 बार तो जा ही सकता है। फिर 97 से गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों 291 हो जाएगा। 291 मतलब बचा कितना, फिर 9, भाग नहीं जा रहा है तो उसका 0 लगा दिए। फिर आपका हो गया 900, यानी लगभग फिर 9 बार जा ही सकता है, यानी 3.09। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर लगभग वैल्यू लिया गया है, इसलिए आपको इसके निकटतम वैल्यू देखना है। तो निकटतम वैल्यू आपकी कौन सी है 3.03, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस सवाल को तो आप देखकर ही बना सकते हैं, बिल्कुल इजी सवाल है। x/4 बराबर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणित 3 मतलब 12, ये आपका आंसर आ गया। ये सवाल दोस्तों आपका क्षेत्रफल से रिलेटेड भी है, आयतन से भी है और प्रतिशत से भी है, मतलब आप इसे प्रतिशत वाला क्वेश्चन ही कह सकते हैं। देखिए
यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में 2 ही यूनिट का मल्टीप्लाई होता है, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। अगर उसकी त्रिज्या, एक गोला है जिसकी त्रिज्या अगर r है, तो एक तरफ त्रिज्या अगर बढ़ रही है तो दूसरे तरफ भी त्रिज्या बढ़ेगी। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, जितने % की वृद्धि हो रही है वो दोनों तरफ ही वृद्धि होगी। तो इसको बनाने का तरीका सीधा सीधा ये, आप मान लीजिए कि उसका क्षेत्रफल अभी जो है वो कितना है, 100 है। तो 100 में 50% की वृद्धि होगी पहले वाली त्रिज्या में, तो कितना हो जाएगा, 150%। और फिर सेकेंड साइड भी आपकी त्रिज्या 50% वृद्धि होगी, तो वो भी कितनी होगी आपकी, 150%। और फिर यहाँ पे 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल, 0, दोनों 0 से दोनों 0 क्या हो गया, कैंसिल। 15 गुणित 15 कितना हो गया आपका, 225। अब आप बताइए दोस्तों कि पहले जो क्षेत्रफल था वो 100 था और अब हो गया 225, मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 125% की क्या हो रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है। और आपका आंसर आ गया कितना, 125। ये सवाल है दोस्तों आपका आयतन का, और इसे बनाने के लिए आपको पहले इसे पढ़कर और समझना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है, एक 10 मीटर लंबे 5 मीटर चौड़े आयताकार टैंक में 2 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। टैंक के गीले तल, यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, गीले तल का क्षेत्रफल बताना है। और टैंक ऊपर से खुला हुआ होता है दोस्तों, सिर्फ गीला भाग में आजू बाजू का और डाउन का रहता है। ठीक है, तो एक मैं टैंक बनाकर बता देता हूँ आपको समझने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक टैंक है जिसमें आपका क्या है, पानी भरा हुआ है। मान लो कि पानी यहाँ तक भरा है जैसे, तो इतनी ऊंचाई जो है वो सूखी रहेगी। तो आपको उसकी ऊंचाई जो दी गई है ये ऊंचाई से ही मतलब रखना है। तो लंबाई चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर लंबा है, चौड़ाई है 5 मीटर और ऊंचाई कितना है, 2। अब यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, गीला सिर्फ ये आसपास होगा और नीचे का डाउन होगा, इसलिए ऊपर के पृष्ठ से अपने को मतलब नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों आपको थोड़े इसके फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, क्षेत्रफल, गीले तल का क्षेत्रफल बराबर होगा LB ब्रैकेट में प्लस यहाँ लिखेंगे 2BH प्लस HL, या H को कॉमन निकाल सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस 2BH मतलब होता है चौड़ाई गुणित ऊंचाई, प्लस HL मतलब होता है ऊंचाई गुणित लंबाई। तो LB का मान मतलब कितना होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 10 गुणित 5 यानी कितना हो गया आपका 50 प्लस 2। अब लिख देते हैं यहाँ पर कितना होगा, 2B और H, B मतलब होता है चौड़ाई और ऊंचाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणित 2 यानी कितना हो गया 10, धन HL, HL का मतलब होता है ऊंचाई और लंबाई, तो 2 गुणित 10 मतलब कितना हो गया आपका 20। अब इसके आगे क्या होगा, 50 धन 10 और 20 कितना हो गया 30, 30 दूनी कितना हो गया 60, तो 50 और 60 कितना हो गया 110, और ये आपका आ गया आंसर। ये सवाल है दोस्तों आपका नंबर सिस्टम का, और इसे तो आप ऑप्शन से ही बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए कैसे बनाना है ऑप्शन से। यहाँ पे लिखा है कि एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं कि किन किन संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। तो देखिए यहाँ 4, पहला वाला जो ऑप्शन है इसमें 4 गुणित 3 यानी कितना है 12, यहाँ पर भी है। अगले वाले में भी देखिए 6 दूनी 12, यहाँ पर भी है। अगले वाले में देख लीजिए 4 तिया 12, ये भी है। फिर अगला वाला देखेंगे तो 6 दूनी 12, ये भी है। मतलब आप देख रहे हैं कि सभी में अंकों का गुणनफल जो है आपका क्या है 12 है। इसलिए अब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है आपका, यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए, तो अब इन संख्याओं में 36 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान कैसे हो जाते हैं दोस्तों, परस्पर बदल जाते हैं, मतलब उलट जाते हैं। तो अब इसे बनाने के लिए क्या करना है आपको, सभी में 36 जोड़कर देख लेना है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्लस 36 कर दिए, तो 43 में 36 जोड़ने से क्या 34 बनेगा, क्या बिल्कुल नहीं बनेगा, तो ये गलत हो गया। फिर 26 में 36 जोड़ने पर क्या ये 62 बनेगा, तो बिल्कुल बन रहा है दोस्तों। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन आंसर आ चुका है। फिर भी हम अगले और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। 34 में 36 जोड़ोगे तो भी आपको 43 नहीं मिलेगा, और 62 में यदि आप 36 जोड़ोगे तो कभी 26 नहीं हो सकता। इसलिए आपका एक ही ऑप्शन कौन सा आ गया, 26, और ये है इसका करेक्ट आंसर। ये सवाल है दोस्तों आपका समय, चाल एवं दूरी का। इसलिए इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। देखिए क्या लिखा है, एक कार किसी दूरी के 1/4 हिस्से को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और शेष दूरी को इसकी दुगनी चाल मतलब पहले 25 चलता था तो अब कितना चलेगा, वो 50 चलेगा,
दुगनी चाल से तय करती है। यदि उसे कुल समय कितना लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर उसे कुल समय लग रहा है 10 घंटे, तो कुल दूरी क्या होगी आपको ये पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि टोटल दूरी जो है, अब यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, अगर आपका यहाँ पर 1/4 लिखा है तो आप समझ जाइए कि 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4। इसका मतलब 4 दूरी में 1 दूरी चल चुका है उसने। तो इसको लिखने का तरीका बिल्कुल सरल होता है दोस्तों। 4 दूरी टोटल मान लीजिए, उसमें से 1 दूरी चल चुका है। 1/4 का मतलब होता है 4 में 1 दूरी चलना, 1/4। तो बची कितनी दोस्तों, 3 दूरी बची 4 में। तो टोटल दूरी अपन मान लेते हैं 4x, पहली चला उसने 1x और बाद में चला कितनी, 3x। अब x दूरी चला उसने, 1x मतलब x दूरी चला उसने 25 की चाल से, तो बटे में लिख दिया 25 प्लस फिर 3x मतलब शेष दूरी। तो शेष दूरी आपकी चला कितना उसने, दुगनी चाल से। दुगनी चाल मतलब कितना दिया यहाँ पर 50, तो 50 की चाल से, और टोटल समय लग गया था उसको कितना, 10 घंटे। तो बराबर में लिख दिया 10। तो ये 10 घंटे बराबर में क्यों लिखें, तो देख लीजिए चाल समय दूरी का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल बराबर समय। दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, समय। तो आपका दूरी बटे चाल, ये पहली दूरी भी हो गया और दूसरी दूरी भी हो गया, दोनों का समय मिलाकर कितना हो गया, 10। अब आप लोग दोस्तों यहाँ पर क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम क्या होगा यहाँ पर देखिए, तो 25 और 50 का एलसीएम कितना हो गया, यहाँ पर 50 हो गया। 25 से भाग दी 2 बार गया तो 2x, प्लस 50 से भाग दी तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर वाले नंबर से करे तो 3x। एलसीएम लेते आना चाहिए दोस्तों। अब बराबर में क्या आ गया आपका 10, 3x और 2x मिलाकर कितना हो गया यहाँ पर, 2x और 3x मिलाकर हो गया 5x। तो 5x बटे 50 बराबर कितना है, 10। 5 से काट दीजिए तो ये हो गया आपका 10, 10 का 10 में गुणा हो जाएगा, 3 गुणा। तो x बराबर कितना आ गया आपका 100। x बराबर 100 आ गया है, तो टोटल दूरी कितनी थी 4x। तो 4 गुणित 100 कितना हो जाएगा, 4 गुणित 100 मतलब हो गया आपका कितना, 400। ये सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहा है सवाल, 1 किलोमीटर की रेस है में ए बी को 50 मीटर अथवा मतलब कि 50 मीटर की दूरी और 5 सेकंड से भी पछाड़ देता है, तो ए को रेस पूरी करने में कितना समय लगता है। मतलब कोई दूरी तय करने में ए को और बी को जो समय लगता है, बी से 5 सेकंड इसको कम लगता है, यानी ये जल्दी पहुंच जाता है, तभी तो वह जीतता है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों आगे आप समझ लीजिए क्या करना है, कि यहाँ पर बोला गया है कि यदि बी को 50 मीटर से हरा रहा है और 5 सेकंड लग रहा है, तो बी की चाल क्या होगी दोस्तों, बी की चाल होगी 50/5 मतलब 10 मीटर पर सेकंड। अब बी की चाल पता चल चुकी कि 10 मीटर पर सेकंड है, और टोटल दूरी कितनी, रेस कितनी थी इनकी, 1 किलोमीटर की। तो बी को समय कितना लगता है, तो बी का समय लगता 1000 मीटर। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर वो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलता, तो 100 सेकंड लगता किसको, बी को। जबकि बी से 5 सेकंड पहले ए पहुंच रहा है, क्योंकि वो जीत रहा है, इसलिए ए को जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 100 - 5 मतलब कितना, 95 सेकंड। और ये आपका आंसर आ गया 3। ये सवाल है दोस्तों आपका समय एवं कार्य का, और ये बहुत सरल टॉपिक है दोस्तों, इसकी थ्योरी समझना बहुत सरल होता है। देखिए क्या बोल रहा है, ए प्रतिदिन 10 घंटे काम करके किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेता है, जबकि बी रोज 8 घंटे काम करता है और उस काम को 12 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों साथ मिलकर काम करें 6 घंटे रोज, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, आपका ये सवाल है। तो अब इसे हम अच्छे से समझ लेते हैं कि बनाना कैसे है। तो देखिए दोस्तों बनाने का तरीका, इसको बनाने का तरीका बहुत सरल है दोस्तों। आपको यहाँ पर जो बोल रहा है उसको अच्छे से समझ लीजिए। ए अगर किसी ए की कार्य क्षमता मान लेते हैं, ए है कार्य क्षमता, मतलब वो रोज कितना काम करता है। ए की कार्य क्षमता अगर ए है, तो ए रोज के हिसाब से 10 घंटे काम करता है और कितने दिन तक काम करता है, 8 दिन तक काम करता है। और वही काम को बी जो है 8 घंटे रोज काम करता है और 12 दिन तक करता है। तो 8 से 8 क्या हो गया, कैंसिल, 2 से काट दीजिए 5 बार, 2 से काट दी हमने 6 बार। तो ए और बी की कार्य क्षमता पता चल गई हमको 6/5, यानी ए अगर 6 काम करता होगा रोज, तो बी काम करता होगा कितना, 5। अब यहाँ पे थ्योरी लगाना बहुत आसान है। आप कोई भी एक कंडीशन ले लीजिए,
ए जिस काम को कर रहा है उसी कार्य को बी भी कर रहा है और दोनों मिलकर भी करेंगे तो उसी काम को करेंगे। तो ए अगर ए की कार्य क्षमता अपन क्या ले लिए हैं दोस्तों, 6 ले लिए हैं। तो यहाँ पर अपन पुट कर देते हैं ए अगर 10 घंटे रोज काम करके 8 दिन में काम करता है तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो 6 और 5 कितना काम होगा, 11 काम। 11 काम रोज के हिसाब से अगर 6 घंटे रोज काम करते हैं तो कितने दिन लगेंगे, तो मान लेते हैं x दिन लगेगा। तो 6 से 6 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, 10 गुणित 8 हो गया 80 और बटे में क्या आ गया आपका 11। तो x बराबर कितना आ गया, 80 बटे 11 मतलब कितना होता है, 11 से भाग दे दीजिए, 11 साते 77, बचा कितना 3, 3 बटे 11, 7 सही 3 बटे 11 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, पहला आंसर। तो चेक कर लेते हैं एक बार दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका क्या है आपका 7 सही 3 बटे 11। ये सवाल दोस्तों आपका आयु चैप्टर का है और जैसे आप लोगों को पता है कि व्यापम 1-2 सवाल तो पक्का गलत ही देता है और ये सवाल भी गलत है, इसलिए इस सवाल को छोड़कर हम लोग आगे का सवाल सॉल्व करते हैं। ये सवाल दोस्तों आपका आयु चैप्टर का ही है। 5 सदस्यों की औसत आयु दी हुई है 21 वर्ष। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी, आपको पूछा जा रहा है। तो पहले टोटल आयु निकाल लेते हैं कितनी होगी। तो टोटल आयु जो निकलेगी वो कितनी होगी आपकी, 5 गुणित 21 मतलब 105। अगर ये 5 लोगों की आयु है 105, अब बोला जा रहा है कि सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी दी हुई है 5 वर्ष और छोटे सदस्य के जन्म के समय मतलब सभी लोग, अब 5 लोग पूरे 5 साल रिवर्स जाएंगे क्योंकि 5 साल पहले की कहानी है। इसका मतलब ये है कि 5 गुणित 5 25 साल कम करना पड़ेगा छोटे सदस्य के आयु के जन्म के समय। तो 105 में से 25 घटा दीजिए, कितना हो गया आपका 80 वर्ष हो रहा है। अब एक सदस्य वहाँ से कम हो गया क्योंकि छोटे सदस्य के जन्म की बात कर रहा है। तो एक सदस्य कम हो जाने पर अब औसत आयु क्या होगा बोल रहा है, तो जन्म के समय परिवार की औसत आयु मतलब 4 लोगों की। तो अब जो औसत निकलेगा 80 के बटे 4, क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति कम हो गया छोटा वाला। तो 4 से भाग देने पर अब आ गया आंसर आपका कितना 20, ये आपका आंसर होगा। अब ये सवाल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 10 साल पहले एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। 10 साल बाद उसकी आयु मतलब माता की आयु पुत्री की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसको लिखने का तरीका पहले समझ लीजिए। 10 साल पहले, ये मान लेते हैं कि वर्तमान की लाइन है, 10 साल पहले और 10 साल बाद, 2 स्थितियां दी गई है। 10 साल पहले माँ और बेटी का रेशियो कितना था, माँ और बेटी का रेशियो था यहाँ पर कितना, कौन किसके कितने गुनी थी, आयु की 3 गुनी, मतलब माता पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, मतलब बेटी अगर 1 होगी तो माँ कितनी होगी, 3 होगी। और 10 साल बाद, ये तो प्रेजेंट की बात हो गई, ठीक है, प्रेजेंट से 10 साल पहले और ये प्रेजेंट से 10 साल बाद। तो 10 साल बाद माता और बेटी का रेशियो कितना हो गया, 10 साल बाद माता और बेटी की आयु की दुगनी हो जाएगी, मतलब बेटी 1 होगी तो माता कितनी होगी, 2 होगी। और अब इनका रेशियो आ गया 3:1 और 2:1। अब देखिए दोस्तों अपने कैसा करना है, यहाँ पर ध्यान देना कि इनके बीच का अंतर जो भी, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, पर यहाँ कितना अंतर है, 1। माँ और बेटी के बीच का अंतर कभी नहीं बदल सकता, किसी की भी आयु के बीच का अंतर नहीं बदलता, योग बदल जाता है, गुना बदल जाता है, पर अंतर कभी नहीं बदलता। देखिए अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इस 1 को 2 बनाने के लिए दोनों पक्षों में क्या कर दे, 2 का गुणा कर दें। तो अब 2 का गुणा करने से क्या होगा, देखिए 2 का गुणा करने से नया रेशियो प्राप्त होगा आपको। कितना रेशियो प्राप्त होगा यहाँ पर, ये हो गया आपका 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और यहाँ पर 3:1। यहाँ पे कुछ नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी 2 का अंतर है। अब देखिए यहाँ पर भी 2 का अंतर बन चुका है। तो अब क्या करें इसके आगे, तो देखिए अब आपको देखना है कि माता 3 भाग से 4 भाग हो रही है, 1 भाग बढ़ रही है, 1 भाग बढ़ रही, चाहे माता लीजिए चाहे पुत्री लीजिए, पुत्री भी देखिए 1 भाग ही बढ़ रही है। तो 1 भाग बढ़ रही है कितने वर्ष में, तो 10 और 10 20 वर्ष में, तो 1 भाग बराबर 20 वर्ष। तो अब माता और बेटी की आयु यहाँ से निकल जाएगी आपकी। तो माता और बेटी की आयु क्या हो जाएगी, ये 3 भाग है, ये 1 भाग है। तो माता की आयु हो गई कितनी, माता की आयु हो गई 1 भाग बराबर 20, तो 3 भाग बराबर 3 गुणित 20 यानी हो गई 60। और 1 भाग निकली किसकी, बेटी की, तो बेटी की आयु कितनी आ गई आपकी, 1 गुणित 20 मतलब 20।
लेकिन दोस्तों याद रखना कि ये वर्तमान से 10 साल पहले की है, आपको वर्तमान की बताना है, तो 10 साल बड़े हो जाएंगे दोनों। तो 10 साल इसमें भी जोड़ दीजिए, 10 साल इसमें भी जोड़ दीजिए, तो हो गया कितना, ये 70 हो गया, और ये हो गया कितना, 30। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ गया, 7:3। ये आपका आंसर आ गया 4th नंबर का। ये सवाल है दोस्तों आपका लाभ एवं हानि का, और बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है एक पंसारी 5 अंडे 4 रुपए में खरीदता है, जबकि उसने बेचा कितने में है, 4 अंडे 5 रुपए में। तो उसको हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, ये देखिए कैसे निकालते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसका एक कॉन्सेप्ट ही है कि आप क्या करना, 4 रुपए में 5 अंडे, तो 4 रुपए में 5 अंडे का भाग देंगे तो एक अंडे का मूल्य पता चल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति खरीदता है, यहाँ पर खरीदता है, तो उसके लिए याद रखना कि 100%, यानी कि उसमें ना लाभ होता है ना हानि, खरीदने में ना लाभ होता है ना हानि, इसलिए ना 100 से कम लिखेंगे ना 100 से ज़्यादा लिखेंगे। अब अगली स्थिति क्या बोल रहा है, 4 अंडे बेच रहा है 5 रुपए में, तो अब एक अंडे का मूल्य निकालना है, तो 5/4, ठीक है। और यहाँ पे गुणा कर देते हैं एक्स का, ये एक्स ही बताएगा दोस्तों आपको कि कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है या हानि। अगर 100 से ज़्यादा आएगा तो लाभ, अगर 100 से कम आया तो हानि। तो अब यहाँ पे गुणा कर देते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 से कट गया, कितनी बार कट गया, ये 25 बार। तो 25 गुणित 5, 25 गुणित 5 कितना हुआ, 125। 125 का इधर तिरक गुणा हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 125 गुणित 5 हो गया कितना आपका, 625। 625 हो गया, और ये आ गया आपका 4x का इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया कितना, 4x। तो x बराबर हो गया 625/4। तो 4 एकम 4 बचा कितना, 2, फिर 4 पंचे 20 बचा कितना, यहाँ पे फिर 2, फिर हो गया आपका 4 छिंग 24 बचा कितना, 1/4। 156 सही 1/4। तो बताइए कि 100 से कितना ज़्यादा आ रहा है, तो 100 से ज़्यादा आ रहा है 56 सही 1/4। तो समझ जाइए कि आपको लाभ हो रहा है। तो ये आपका आंसर आ गया 2nd नंबर वाला। ये सवाल दोस्तों आपका औसत का है, और इसे बताना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल बच्चे जैसे सवाल है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 999 और 999 का औसत निकालना है। तो कैसे भाग देंगे, यहाँ पर 3 से देंगे। तो दोस्तों इसको स्प्लिट मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो 3 से डायरेक्ट इनमें भाग दे दीजिए सभी में। तो 3 तिया 9, 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 यानी कि 3 धन 33 धन 333 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 963। 369 आपका क्या आ गया आंसर। देखिए दोस्तों ये आपका सवाल जो है औसत से रिलेटेड है, यहाँ पर औसत गति बताना है, ठीक है। तो सरल है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक दिन में 16,200 शब्द टाइप किए गए हैं, और एक दिन में वह कितने घंटे टाइप करती है, 6 घंटे। और आपको बताना है शब्द प्रति मिनट के हिसाब से, आपके पूरे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर प्रति मिनट के हिसाब से बोला है, इसलिए आप घंटे को मिनट में बदलेंगे। तो 16,200 शब्द अगर 6 घंटे को बदलना है तो कैसे गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, 60 का। तो 60 से गुणा कर दीजिए, 0 से 0 काट दिए, 6 से काट दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 7 42 हो गया आपका, और यहाँ पे कितना आ गया 0, फिर 6 से काट दिए तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, और कितना हो गया, 6 पंचे 30, 45 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। दोस्तों पिछले वाले सवाल की तरह ये सवाल भी आपका गलत है, इसका भी ऑप्शन आपका नहीं आ रहा है। तो ऐसे 2 सवाल हो गए दोस्तों जिसके आंसर नहीं आते, मतलब गलत प्रिंट हो गए हैं। और नीचे वाला दोस्तों देखिए ये सवाल जो है औसत निकालिए, ये आप खुद करिएगा, क्योंकि इसमें नंबरों को जोड़कर जितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 सभी को जोड़कर 6 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 50, ठीक है। ये सवाल दोस्तों आपका क्षेत्रफल से है। यहाँ पर वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया गया है और क्षेत्र की भुजा पूछा है। तो वर्गाकार मतलब वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा का वर्ग। भुजा हम मान लेते हैं कि a है, तो a स्क्वायर बराबर ले लेते हैं 101 सही 1/400। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40,401/400। और अब ध्यान रखना दोस्तों, यदि हम यहाँ से स्क्वायर कैंसिल करते हैं तो यहाँ लगता है रूट। तो a बराबर अब हो गया आपका 40,401 का होता है वर्गमूल 201, और 400 का कितना होता है 20। 20 से हम इसमें भाग देंगे, 2 से काट दीजिए, ये 10 बार गया, और ये 2 से काटे तो 100.5। अब अगर नीचे 0 है तो दशमलव एक स्थान आगे बढ़ जाता है, मतलब हो जाएगा 10.05। और ये
ये सवाल दोस्तों आपका लगभग घातांक करनी जैसा ही है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन 5/7 की घात -6 का क्या है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना कि 5 आपको ऑप्शन से ही बताना है। तो 5/7 का व्युत्क्रम कौन सा नहीं है ये बताना है। ठीक है नहीं, यहाँ पर बताना है व्युत्क्रम कौन सा नहीं है। तो 5/7 का व्युत्क्रम कौन सा होता है ये देख लेते हैं। तो 5/7 का अगर हम उल्टा करते हैं, अपोजिट करते हैं, तो 1 के अपॉन में लिखना पड़ेगा पूरे को। तो अब इसको हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 7/5 पूरे की घात क्या हो जाएगा -6। तो आपका ये जो होगा आपका व्युत्क्रम होगा। तो देखिए दोस्तों सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 7/5 पूरे की घात -6 लिख सकते हो, क्योंकि दोनों की घात है। यहाँ पर भी दोस्तों बिल्कुल सेम व्युत्क्रम ही बना है। और दोस्तों अगर हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं, अगर यहाँ से माइनस हटा दें तो ये जो आधार होता है ये पलट जाता है। तो क्या हो जाएगा 5/7 पूरे की घात क्या होगा 6। तो ये भी व्युत्क्रम ही कहलाएगा। तो ये भी आपका क्या है, व्युत्क्रम ही है। तो तीनों व्युत्क्रम हो चुके हैं। अब बचा आपके पास पहला ऑप्शन है, तो ये आपका होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ध्यान देना कि कभी भी इस टाइप के सवाल अगर आते हैं तो आप ऑप्शन से ही सॉल्व करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस टाइप से आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये सवाल दोस्तों आपका बीजगणित से रिलेटेड सवाल है। आप इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले आपको इसको सरल करना बताता हूँ कि इसको सरल कैसे करते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि x का मान ज्ञात करें और समीकरण इस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो आपको इस समीकरण में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे से। तो अब इधर से a + b का गुणा हो जाएगा आपका x + b में, और a - b का गुणा हो जाएगा x - b में। तो x + b अपॉन a - b बराबर क्या हो गया, x - b अपॉन a + b। अब इसको सरल करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें गुणा कर देते हैं। पहले a का गुणा x में हुआ तो ax + ab प्लस फिर b का गुणा होगा इसमें तो क्या हो जाएगा bx + b² बराबर। अब इसका तिरक गुणा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा a का गुणा x में हुआ तो ax - ab, फिर -b का गुणा x में होगा तो क्या होगा -bx प्लस b²। तो अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो +b² इधर आके +b² से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस ax आपका इधर के सामने इसके x से कैंसिल हो जाएगा। अब ab है आपका इस साइड प्लस में, इस साइड है माइनस में। तो माइनस वाला जो ab है, माइनस वाला ab का पक्षांतर इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2ab। ab और ab क्या जोड़कर क्या हो गया 2ab। और bx जो आपका इधर प्लस में है तो ये भी इस साइड जाके क्या हो जाएगा -bx में जुड़ेगा। तो -bx क्या हो जाएगा 2bx, माइनस में रहेगा। तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, b से b भी कैंसिल हो गया, x बराबर आ गया। देखिए दोस्तों ये माइनस, ये जो माइनस है आपका ये a के सामने आ जाएगा तो -a, क्योंकि हमको x की वैल्यू बताना था तो x बराबर आ गया -a। अगर आप इसको ऑप्शन से बनाते हो तो कैसे बनाना है ज़रा अच्छे से देख लीजिए ऑप्शन से बनाने का तरीका। तो ऑप्शन से बनाने के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर x जहाँ पर है वहाँ पर हम रख देते हैं माइनस है, तो -a + b a - b बराबर -a - b अपॉन a + b। तो यहाँ पर माइनस है दोस्तों, तो ये माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका माइनस बाहर निकल गया, तो यहाँ हो गया a - b अपॉन a - b बराबर, यहाँ पर माइनस कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो गया a + b, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए माइनस बाहर निकलने पर अंदर प्लस हो जाएगा, और a + b, a + b से a + b कैंसिल, a - b से a - b कैंसिल, तो यहाँ -1 = -1, यानी यहाँ पर ये एक दूसरे को क्या करते हैं संतुष्ट करते हैं, इसलिए माइनस है। आपको एक एक ऑप्शन उठाकर सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपका आंसर आएगा। ये सवाल दोस्तों आपका ज्यामिति से रिलेटेड है, यानी यहाँ पर एंगल बताना है आपको। देखिए कैसे बनाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि AB और CD जो है दो रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, उनको एक PQ रेखा E और F पर क्रॉस कर रही है। AEP Y दिया हुआ है, AEP मतलब ये वाला जो मान है ये दिया हुआ है आपका Y, और PEB मतलब ये हो जाएगा इसका मान दिया गया है कितना X। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है DFQ मतलब ये वाला जो एंगल है DFQ, इसका मान दिया है कितना 3x, और y का मान क्या है आपको ये बताना है एंगल में। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाना है,
आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एक समांतर रेखा जो होती है वो 180 अंश पे होती है, तो यहाँ पे y और x। तो दोस्तों ये जो होते हैं ये बाह्य एकांतर कोण होते हैं, 3x और y दोनों आपस में बराबर होते हैं यदि वो समांतर रेखा पर खींची गई एक रेखा से बनते हैं। तो 3x इज इक्वल टू क्या है, y है। तो अब हम यहाँ पर क्या रख दें दोस्तों, यहाँ पर हम रख सकते हैं 3x और ये ऑलरेडी दिया हुआ है कितना x, तो दोनों का योग कितना होगा 180। 3x प्लस x बराबर कितना हो गया 180। तो 4x बराबर 180 हो गया और x बराबर कितना हो गया, 4 से काट देते हैं, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, x बराबर आ गया 45। आपको बताना है किसका मान, y का, तो y का मान 3x के बराबर है। तो y बराबर हो गया 45 गुणित 3 मतलब 135 डिग्री। आपका आंसर ये पहला वाला आ गया करेक्ट आंसर। ये सवाल दोस्तों आपका सरलीकरण का ही है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो दोस्तों, मल्टीप्लाई दिया गया 3 बार, मतलब यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा कौन सा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 155 को आप a मान लीजिए और 55 को क्या मान लीजिए b, क्योंकि ये दो ही नंबर आपको दिए गए हैं पूरे सवाल में। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल कैसा बनेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन 155 गुणित 155 यानी a स्क्वायर हो गया, प्लस 155 गुणित 55 मतलब ए बी हो गया, प्लस 55 गुणित 55 मतलब बी स्क्वायर हो गया। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है दोस्तों, तो इसका होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अपन में क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कैंसिल हो गया। आपके पास आंसर क्या बचा, a माइनस बी। आपने a किसको माने थे 155 को और b माने थे 55 को, तो a माइनस बी का मान कितना आ जाएगा आपका 155 माइनस 55 मतलब 100। तो आपका आंसर आ गया 100। दोस्तों कभी भी अगर ऐसा सवाल आता है जिसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो आप डायरेक्ट a माइनस बी निकालना, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब की कंडीशन पुट होती है। ये सवाल दोस्तों आपका प्रतिशत का है, जहाँ पर लिखा हुआ है एक छात्र जब 30% अंक प्राप्त करता है तो 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब वह व्यक्ति अगर 30% के साथ में 50 अंक ला लेता तो शायद पास हो जाता। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि एक अन्य छात्र 230 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, मतलब कि 230 अंक लाकर वो 30 अंक ज़्यादा ला लेता है पास होने के लिए। तो ये भी पास होने वाली स्थिति है और ये भी पास होने वाली स्थिति, इसमें ज़्यादा ला लेता है तो हमने 30 माइनस कर दिए और यहाँ पर एक कम लाता है इसलिए इसमें 50 प्लस कर दिए। अब ये भी पास हो गया है और ये भी पास है, सिर्फ कोई कम ज़्यादा नहीं है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों आगे। तो कैसे सॉल्व करना है देखिए ज़रा, यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर बताना है आपको कुल अधिकतम अंक। कुल अधिकतम अंक का मतलब होता है 100% अंक, यानी कि कितने नंबर का पेपर था। तो 30% अपन ने यहीं रहने दिए। अब बराबर में लिख देते हैं, 50 उस साइड जाके माइनस, यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 200 हो गया, 50 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ कितना हो गया अब 150। 30% बराबर 150, तो आपको बताना है पूरा 100%, इसीलिए 150 के बटे 30 गुणित 100। तो 0 से 0, 3 से काट दिए, 3 5 15, 5 गुणित 100 मतलब कितना 500 अंक होता है 100%। तो टोटल अंक होंगे उसके कितने 500। ये सवाल दोस्तों आपका क्षेत्रफल का है। यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी बताना है। ठीक है, तो एक वृत्त बना लेते हैं दोस्तों समझने के लिए। तो एक वृत्त बना दिया मैंने यहाँ पर। अब इसमें एक जीवा भी बना दी है जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 8 है, 8 लिख दिया मैंने। और केंद्र से त्रिज्या दी हुई है कितनी, यहाँ पर 6, और आपको ये दूरी बताना है। ठीक है दोस्तों, अगर ये 8 है तो आपका जो होगा ये 4 पार्ट में 2 भाग में बट गया होगा, क्योंकि लंबवत दूरी जो होती है जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो 4 हो गया, इसको अपन ने क्या मान लिया यहाँ पर x मान लिए। तो अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है दोस्तों, कर्ण का वर्ग यानी 6 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी x का वर्ग धन आधार का वर्ग यानी 4 का वर्ग। तो 36 बराबर x का वर्ग धन 16, 16 इधर पक्षांतर करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 16 माइनस करेंगे तो कितना होगा 20 होगा। एक्स स्क्वायर बराबर 20 है, स्क्वायर कैंसिल करने पर यहाँ लग जाता है रूट। अगर आप 20 का एलसीएम लेंगे तो 2 से भाग देने पर 10, 2 से भाग देने पर 5, जिसके जोड़े बन गए दोस्तों वो आपका हो जाता है बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं बनता वो होता है रूट के अंदर। तो 2√5 इसका क्या आएगा आंसर। ये है आपका सेकेंड ऑप्शन।
ये सवाल देखिए दोस्तों, ये सवाल आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड पर है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 10 सेंटीमीटर क्या है यहाँ पर त्रिज्या है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की दीर्घतम जीवा, ध्यान रखना दोस्तों, दीर्घतम मतलब सबसे बड़ी जीवा व्यास ही होती है, और व्यास त्रिज्या की कैसी होती है, दुगनी होती है। तो त्रिज्या अगर 10 है तो व्यास कितनी होगी, 10 और 10 20, तो ये होगी दीर्घतम जीवा, मतलब आपका आंसर क्या आ गया, 20 आ गया। ये सवाल दोस्तों फिर से प्रायिकता का आ गया है, देख लीजिए। आज वर्षा होगी, इसकी क्या प्रायिकता, इसकी प्रायिकता सॉरी दी हुई है 0.55। क्या प्रायिकता है कि आज वर्षा नहीं होगी। ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर ये 55.55 मतलब 55%, अगर उसने 100% में से 55% अगर बारिश होने की संभावना है, तो बारिश नहीं होने की संभावना कितनी होगी, 45%। 45% का मतलब 45/100। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 से काट दीजिए, 5 9 45, 5 से काट दी तो 20, 9/20। तो 9/20 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये दिया है करेक्ट आंसर। ये सवाल दोस्तों आपका आयतन चैप्टर का है। यहाँ पर दिया गया है 8 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े, 3 मीटर गहरे एक घनाभ के गड्ढे को 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर नहीं है दोस्तों, ये है मीटर का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर आयतन की कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है दोस्तों, कि दर से खोदने के लिए श्रम शुल्क क्या होगा। तो आपको आयतन निकालना है। घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों, 8 × 6 × 3, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये होता है उसका आयतन। और ये आयतन के हिसाब से मिल रहा है पैसा, यानी 25 रुपये का आप क्या कर देंगे इसमें गुणा, प्रति घन मीटर के हिसाब से। तो इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, 25 8 हो गया आपका 200, 6 तिया कितना हो गया 18, 18 दूनी कितना हो गया 3600, क्या हो गया, इसका आंसर आ गया है। अगला सवाल है दोस्तों, देखिए क्या लिखा हुआ है। 288 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल है दोस्तों, तो a² बराबर लिख सकते हैं हम लोग 288। तो स्क्वायर कैंसिल होने पर क्या लग गया, रूट लग गया, तो a बराबर आ गया रूट के अंदर 288। वर्ग में उत्कीर्ण एक वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वर्ग के अंदर आपका क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसकी जो भुजा होगी वो इसके व्यास के बराबर होगी, यानी भुजा की आधी ही इसकी त्रिज्या होगी। तो इसका अगर आधा कर देंगे तो इसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, किसके, वृत्त की त्रिज्या के बराबर। तो r² बराबर आ गया आपका रूट के अंदर 288/2। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्या क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों, πr²। तो पाई आपको जैसे कि तैसे रहने देना है, क्योंकि आपके ऑप्शन में देखिए पाई बिल्कुल रखा हुआ है। तो πr² वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो r का मान कितना दिया हुआ है आपको, रूट के अंदर 288/2, इसका स्क्वायर होने पर ये रूट आपका कैंसिल हो जाएगा और ये 2 का वर्ग लग जाएगा। तो हो गया आपका पाई गुणित 288/4, 4 से काट दीजिए, 4 7 28 और 4 दूनी 8, और ये पाई का पाई 72 पाई आपका क्या आ गया, आंसर। ये सवाल दोस्तों आपका बीज गणित का ही है। तो देखिए क्या इक्वेशन दी हुई है, जब @ x - 3 x³ - 4x² + x6 हो, तो अब @ का मान पूछा है। तो आपको इस इक्वेशन को सरल करना है दोस्तों। सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है, x³ - 4x² + x + 6। तो आपको कुछ इस तरीके से तोड़ना है दोस्तों कि आपको x - 3 कॉमन निकाल सको वहाँ पर। तो x³ - 4x² को अपन 3x² - x² भी लिख सकते हैं। तो x³ - 3x² - x², तो -3x² - x² - 4x² ही बनता है। प्लस अब x को भी अपन तोड़ देते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 3x - 2x, 3x में से 2x गया तो x ही बचेगा, और प्लस क्या लिख दी यहाँ पर 6। तो अब इसमें कॉमन निकाल लेते हैं दोस्तों। तो इन दोनों से कॉमन क्या निकल जाएगा आपका, तो इन दोनों से आपका कॉमन निकल जाएगा x²। तो यहाँ हो गया x - 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपका x कॉमन निकल जाएगा। तो -x, माइनस निकलने से प्लस क्या हो जाएगा, बीच का माइनस हो जाएगा, तो x - 3। फिर -2, तो यहाँ पर भी प्लस है दोस्तों, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो x - 3। तो ये हो गया। अब यहाँ पे x - 3 सभी जगह है, तो अपन कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, x² - x - 2, जो बचा हुआ था वो पहले लिख दिया मैंने, और x - 3 क्या निकाल लिया आपका, कॉमन ले लिया। और अब ये इक्वेशन किसके बराबर थी आपके, @
x माइनस 3 के, इसलिए बराबर में एट द रेट ब्रैकेट में x माइनस 3, एक्स माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो एट द रेट का मान आ गया कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और आपका आंसर आ गया ये सवाल दोस्तों बहुत इजी सवाल है, क्योंकि यहाँ पर आपको घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए दोस्तों घनमूल का ये अपन ने साइन लगा दिए, -27 इंटू 2744, ठीक है दोस्तों। तो -27 का क्या होगा दोस्तों, ये -3 का क्यूब होता है, इंटू 2744 होता है दोस्तों 14 का, तो 14 गुणित 3 यानी कितना हो गया 42, तो -42 क्या आ गया इसका आंसर। ये सवाल दोस्तों आपका जनसंख्या से रिलेटेड है, देख लीजिए। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या दी हुई है 28,000 है और 5% हर वर्ष की दर से बढ़ रही है। आपको 2 साल के बाद की जनसंख्या बताना है। तो इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है दोस्तों। 28,000 का 5% की दर से बढ़ रही है, मतलब 100 में 5% बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा 105/100 गुणित 105/100। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसको सरल करना है। तो 1 2 3 3 0 से 3 0 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 5 दूनी 10, 5 से काट दीजिए इसको, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 से काट दीजिए तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 14 गुणित 105 गुणित 21। आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 30,870। तो ये वीडियो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप इसी तरीके से एमपी पुलिस कांस्टेबल के और सॉल्व्ड पेपर के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।